सुप्रीम कोर्ट में दामा नायडू सीनियर एडवोकेट और कामत जी दोनों को देखकर ठीक लगा। यही दो वकील अगर नेक्स्ट डेट पर भी रहते हैं तो मुझे लगता है कि आसाराम बापू को मेडिकल बेल पर रिलीफ जरूर मिल जाए। तो इस चीज को ऑब्जेक्ट करने के लिए गुजरात सरकार ने देश के सबसे बड़े वकील यानी जो देश के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है उनको पेश किया है। ये थोड़ा तो हैरानी करता ही है। ऑनरेबल जस्टिस सुंदरेश और ऑनरेबल जस्टिस अरविंद कुमार की जो बेंच है उन्होंने फर्स्ट डेट पर ही नोटिस के समय ही ये अपना इंक्लाइनेशन दिखा दिया था कि वी आर ओनली गोइंग टू कंसिडर ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। जब मेडिकल ग्राउंड्स पर ही सुनवाई होनी है तो तुषार मेहता जैसे बड़े वकील सॉलिसिटर जनरल को पेश करने की जरूरत क्या थी। कोई अगर बड़ी पोजीशन पर होता है तो उतने ही उसके दुश्मन भी बढ़ जाते हैं। और एक बहुत बड़ी और बात उन्होंने कही जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस सुंदरेश ने, उन्होंने कहा कि हम ये नहीं चाहते कि कोई इमरजेंसी या आउटवर्ड सिचुएशन हो जाए और वो प्रिजन में ही रह जाए। और ऐसा नहीं है कि मेडिकल पर अगर बेल मिल गई तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या मेरिट्स जो है वो इनके खिलाफ थे, यानी कि जो केस है वो इनके खिलाफ ही है। ऐसे छोटे से केस के लिए गुजरात सरकार ने तुषार मेहता जैसे इतने बड़े वकील को क्यों खड़ा करना पड़ा, और जो कि देश के सॉलिसिटर जनरल हैं, जिनके पास समय की इतनी कमी रहती है, जिनको की बड़े बड़े लीगल इंटरप्रिटेशन मैटर्स में खड़ा होना होता है। आसाराम बापू के केस में सुप्रीम कोर्ट में एसओएस लगी थी, यानी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। इसको साधारण भाषा में बेल भी बोल सकते हैं। तो आई वॉज प्रेजेंट इन द कोर्ट येस्टरडे। ये बेल उनकी अहमदाबाद वाले केस से रिलेटेड है। अहमदाबाद वाला केस वो वाला जिसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाई थी, जिसमें कि जो कंप्लेनेंट है उसने 12 साल के डिले के बाद आसाराम बापू के ऊपर केस फाइल किया था, और उसमें उसकी रियल सिस्टर यानी सगी बहन ने गवाही दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरी सिस्टर के साथ, और उन्होंने झूठी कंप्लेंट फाइल की थी। तो इस केस के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट में एसओएस है, क्योंकि इस केस में गुजरात हाई कोर्ट में अपील पेंडिंग थी, और उस अपील के दौरान आसाराम बापू की तरफ से एसओएस यानी बेल फाइल की गई थी, जो कि रिजेक्ट हो गई थी। उसी रिजेक्शन के ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई थी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच थी वो थी ऑनरेबल जस्टिस सुंदरेश एंड ऑनरेबल जस्टिस अरविंद कुमार। बहुत अच्छी बेंच है, बहुत अच्छे जजेस हैं, और इनके सामने जो आर्ग्यूमेंट कर रहे थे आसाराम बापू की तरफ से, वो एक तो सीनियर एडवोकेट कामत जी थे, जिनको सभी लोग जानते हैं, जो कि हम भी मानते हैं कि बहुत अच्छे वकील हैं, और आसाराम बापू के केस से रिलेटेड उनको पूरी नॉलेज भी है, सभी फैक्ट्स उनको अच्छे से पता है। कई बार उन्होंने उनके अपील और बेल में आर्ग्यूमेंट्स करी हैं। और उनके साथ साथ में एक और सीनियर एडवोकेट थे जिनका नाम है दामा नायडू, और इनके बारे में भी मैं पर्सनली जानती हूं, क्योंकि ये ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। ही वॉज अ जज एट ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट, और उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर प्रैक्टिस शुरू की है सुप्रीम कोर्ट में। अब वो एज वकील, एज सीनियर एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट में जब ये जज थे तब से मैं इन्हें जानती हूँ कि बहुत ही सुलझे हुए जज थे, और आज भी जब वो वकालत में आए हैं तो बहुत ही सुलझी हुई उनकी प्रैक्टिस है। सो ये वही जस्टिस दामा नायडू हैं जो कि आसाराम बापू के लिए आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। तो ये देखकर मुझे अच्छा लगा कि एटलीस्ट एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, वो एक सुलझे हुए वकील हैं, क्योंकि जज रहते हुए जो उनका सुलझापन मैंने देखा, जो उनका जस्टिस के प्रति जो उनका रवैया मैंने देखा, और जो उन्होंने जजमेंट में जिस तरह से अपनी बात को रिफ्लेक्ट किया कि किस तरह से न्याय देने के लिए हमें अलग से भी अगर जाना पड़े तो करना चाहिए, तो वही सुलझापन, वही लॉ की नॉलेज, वही जस्टिस की क्रस्ट जो जज रहते हुए उनके अंदर थी, वही अब वकालत में होगी। और वही वकील अगर आसाराम बापू के लिए खड़े हुए हैं तो ये देखकर अच्छा लगा, बिकॉज आसाराम बापू की इसमें जो एज है वो 88 ईयर्स हो चुकी है, जैसा कि दामा नायडू सीनियर एडवोकेट ने आर्ग्यू भी किया वहां पर, और उनको हार्ट अटैक्स आ चुके हैं, ये भी कोर्ट ने खुद कंसिडर भी किया। तो ऐसे में मेडिकल ग्राउंड पर तो उनको रिलीफ मिलना बनता ही है। और ये सारी बातें रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दामा नायडू सीनियर एडवोकेट और कामत जी दोनों को देखकर ठीक लगा। लेकिन क्या ठीक नहीं लगा, वो एक जो आश्चर्य वाली बात लगी, जो कि थोड़ा शायद जजेस को भी थोड़ा शॉकिंग लगा, कि इसमें जो सरकार की तरफ से, यानी इसमें ऑपोजिट पार्टी कौन है, गुजरात सरकार, गुजरात सरकार की तरफ से जो सरकारी वकील पेश होने चाहिए थे, यानी सरकार की तरफ से या तो एजी पेश होते हैं, या फिर डबल एजी पेश होते हैं, या फिर कोई जो स्टैंडिंग काउंसिल होते हैं वो आते हैं और विरोध करते हैं, जो नॉर्मल प्रोसेस होता है। लेकिन इस केस में गुजरात सरकार की तरफ से कौन आया, सीनियर एडवोकेट तुषार मेहता। एंड सीनियर एडवोकेट तुषार मेहता कौन है, ही इज द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, देश के सॉलिसिटर जनरल हैं। और तुषार मेहता गुजरात सरकार की तरफ से आए हैं आसाराम बापू की एसओएस में विरोध करने के लिए, ऑब्जेक्शन करने के लिए। और ये थोड़ा स्ट्रेंज लगा हमें, बिकॉज सॉलिसिटर जनरल हमारे देश के, जो कि इतने बड़े बड़े मैटर्स संभालते हैं, इतने बड़े बड़े जो नेशनल इंपॉर्टेंस के केसेस होते हैं, जिसमें कि सॉलिसिटर जनरल को सुनना बहुत आवश्यक होता है। उसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं जिसमें कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को पेश होना होता है और आर्ग्यूमेंट करना होता है। लेकिन इस केस में
जो कि एक रेप केस है, जिसमें कोई ईडी या मर्डर का केस भी नहीं है, जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस का केस भी नहीं है, लेकिन एक रेप केस में जिसमें कि ऑलरेडी आसाराम बापू को 11 साल जेल में ऑलरेडी हो चुके हैं, और जिसमें की अपील पेंडिंग है और अपील को सुनवाई में बहुत टाइम लगना है, और जिसमें की उम्र उनकी 88 ईयर्स हो चुकी है, 88 साल हो चुकी है, और कई हार्ट अटैक आ चुके हैं, हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा है लगातार उनको। ऐसे केस में अगर वो सुप्रीम कोर्ट से अपने दूसरे अहमदाबाद के केस में एसओएस लेने, बेल लेने आए हैं, तो इस चीज को ऑब्जेक्ट करने के लिए गुजरात सरकार ने देश के सबसे बड़े वकील, यानी जो देश के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, उनको पेश किया है। ये थोड़ा तो हैरानी करता ही है कि गुजरात सरकार को ये एक नेशनल इंपॉर्टेंस का केस लग रहा है कि तुषार मेहता जैसे सीनियर एडवोकेट, तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल को उनको खड़ा करना पड़ा ऑब्जेक्शन करने के लिए। और जबकि इस केस में आई ऑल्सो हर्ड द फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग इन दिस केस, इसमें जब नोटिस हुआ था, कल जो स्टेज थी वो आफ्टर नोटिस थी, तो नोटिस जब हुआ था, इसमें इश्यू नोटिस हुआ था, तब उस दिन भी ऑनरेबल जस्टिस सुंदरेश जो है, इसमें ऑनरेबल जस्टिस सुंदरेश और ऑनरेबल जस्टिस अरविंद कुमार की जो बेंच है, उन्होंने फर्स्ट डेट पर ही नोटिस के समय ही ये अपना इंक्लाइनेशन दिखा दिया था कि वी आर ओनली गोइंग टू कंसिडर ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, क्योंकि ऑलरेडी उनकी एज इतनी है और मेडिकल ग्राउंड्स इसमें सफिशिएंट है, तो मेडिकल पर सुनेंगे। जब मेडिकल ग्राउंड्स पर ही सुनवाई होनी है, तो तुषार मेहता जैसे बड़े वकील, सॉलिसिटर जनरल को पेश करने की जरूरत क्या थी? जब कोई बहुत सीरियस इशू हो या कोई बहुत लीगल इंप्लीकेशन वाला इशू हो, जहां पर लॉ का इंटरप्रिटेशन करना बहुत जरूरी है, जहां पर कोई सरकार का इंपॉर्टेंट स्टैंड आना सामने जरूरी है, वहां पर तुषार मेहता की जरूरत पड़ती तो ठीक भी लगता। लेकिन इस केस में जहां पर सिर्फ मेडिकल ग्राउंड में एक व्यक्ति को, जिसकी की उम्र 88 ईयर्स हो चुकी है, बिल्कुल एंड ऑफ लाइफ में है वो, और जिसकी मेडिकल स्थिति भी ऐसी है, ऐसे केस में मेडिकल ग्राउंड्स की एसओएस को ऑब्जेक्ट करने के लिए तुषार मेहता को अपीयर करवाया गुजरात सरकार ने, ये एक प्रश्न तो खड़ा करता ही है। कल की भी हियरिंग में जब ऑनरेबल जस्टिस सुंदरेश एंड ऑनरेबल जस्टिस अरविंद कुमार बोल रहे थे कि ये एक मेडिकल बेल के ऊपर हम सोचेंगे, इसमें हम मेरिट्स पर नहीं जाएंगे, पहले ही वो शुरू से ही उन्होंने बोल दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी सीनियर एडवोकेट तुषार मेहता उसमें मेरिट्स पर आर्ग्यू करने लग रहे थे और बोल रहे थे कि ये एक छोटी बच्ची का केस है। तो उसी समय सीनियर एडवोकेट दामा नायडू, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया इमीडिएटली कि आप कंफ्यूजन में है मेहता साहब, कि ये वो केस नहीं है, वो केस डिफरेंट है, जोधपुर वाला है, ये केस अहमदाबाद वाला है, इसमें डिफरेंट है, इसमें कंप्लेनेंट माइनर नहीं है। तो तुषार मेहता बोले यानी देखो बहुत सारे केसेस तो है ना। तो दामा नायडू ने बोला कि दिस इज वन ऑफ द मी टू मूवमेंट, और मी टू मूवमेंट में एक के बाद एक केस हो गए, और कोई अगर बड़ी पोजीशन पर होता है तो उतने ही उसके दुश्मन भी बढ़ जाते हैं। इस तरह से दामा नायडू ने संभाला उस समय स्थिति को, लेकिन तुषार मेहता तो इसको बता रहे थे कि माइनर का केस है, जबकि वो तो माइनर का केस है भी नहीं। ये अहमदाबाद का केस वो है जिसमें की जो कंप्लेनेंट है वो आसाराम बापू के आश्रम में ही रहती थी, और उस समय वो प्रवचन करती थी, स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस देती थी, और उसके बाद से आश्रम से चले जाने के बाद से शी मैरिड, शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, और फिर 12 साल बाद जाके उसने कंप्लेंट की है। तो ये केस डिफरेंट है। लेकिन दामा नायडू ने उस समय ऑब्जेक्ट करके कोर्ट को सही फैक्ट बताए, और उसके बाद से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि हम मेरिट्स पे नहीं जा रहे हैं और हम मेडिकल ग्राउंड्स पे करेंगे। और एक बहुत अच्छा पॉइंट इसमें ऑनरेबल जस्टिस सुंदरेश ने उस समय बोला, उन्होंने कहा कि देखो मेडिकल स्थिति तो क्लियर है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बिकॉज अगर वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं इस समय भी, यानी कि उनकी स्थिति इस समय ऐसी गंभीर है, तभी तो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और आपने भी उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैरोल दी है, भले ही पुलिस कस्टडी में दी है, लेकिन दी है, यानी आप भी समझते हैं कि मेडिकल स्थिति ऐसी है, तभी तो आपने उनको पैरोल दी है, तभी तो वो मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो इसमें कोई डाउट है नहीं वैसे कि उनको मेडिकल रिक्वायरमेंट है। जस्ट हमें ये कंसिडर करना है कि कब तक उनको जो है रिलीफ दिया जाए और कब तक अपील सुनवाई के चांसेस नहीं है। और एक बहुत बड़ी और बात उन्होंने कही, जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस सुंदरेश ने, उन्होंने कहा कि हम ये नहीं चाहते कि कोई इमरजेंसी या आउटवर्ड सिचुएशन हो जाए और वो प्रिजन में ही रह जाए। यानी कि उनके कहने का मतलब था कि इमरजेंसी सिचुएशन में कहीं देरी ना हो जाए और वो प्रिजन में ही कहीं रह ना जाए, इसीलिए इससे पहले कि ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए हम नहीं चाहते कि उस समय वो प्रिजन में ही रह जाए, यानी उनकी आखिरी सांस कहीं प्रिजन में ही ना हो जाए। ये उनके कहने का मतलब था। इतनी सीरियस बात उन्होंने ऑनरेबल जस्टिस सुंदरेश जी ने समझी। ये बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर कि जो ऑनरेबल जस्टिस सुंदरेश हैं, उन्होंने एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, मेडिकल ग्राउंड को देखा। एक्चुअल में उन्होंने फील किया कि एक बूढ़ा व्यक्ति है जो बीमार है, और कहीं ऐसा ना हो कि प्रिजन में ही वो रह जाए सुनवाई से पहले और इमरजेंसी सिचुएशन ना आ जाए, इसीलिए मेडिकल कंडीशन पर ही हम सुनेंगे। और ठीक भी उन्होंने कहा है, इस समय जो आसाराम बापू को जरूरत है वो मेडिकल की जरूरत है, उनको जिंदगी की ज्यादा इस समय जरूरत है। मेरिट्स तो बाद में भी देख लिया जाएगा, अपील में भी देख लिया जाएगा, लेकिन बेल में, एसओएस में अगर मेडिकल ग्राउंड पे बेल मिल जाती है तो ये अच्छा ही है। और ऐसा नहीं है कि मेडिकल पर अगर बेल मिल गई तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या मेरिट्स जो है वो इनके खिलाफ थे, यानी कि जो केस है वो इनके खिलाफ ही है। मेडिकल बेल का मतलब है कि सिर्फ मेडिकल पर निर्धारण किया गया है और किसी बात पर चर्चा नहीं की गई है। ना ही ये देखा जा रहा है कि मेरिट्स आसाराम बापू के फेवर में है या अगेंस्ट में, कुछ नहीं देखा जाएगा। मेडिकल बेल यानी सिर्फ मेडिकल के ग्राउंड्स पर यह देखा जाना है कि आसाराम बापू को बेल मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, और यही कंप्लीट जस्टिस
होता है, बिकॉज यहां पर आसाराम बापू की जगह कोई और भी होता, कोई भी बूढ़े व्यक्ति की जिसकी 88 साल उम्र है, जिसकी मेडिकल कंडीशन ऐसी है कि इतने हार्ट अटैक आ चुके हैं, हार्ट की कंडीशन इतनी बुरी है, ऐसे केस में एक नॉर्मल किसी व्यक्ति को जैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए, जैसा उसके लिए सुनवाई होनी चाहिए, वैसा ही आसाराम बापू के लिए होना चाहिए, बिकॉज लॉ सभी के लिए इक्वल होना चाहिए। ये बात हमने कई बार बोली है कि लॉ के आगे कोई बड़ा कोई छोटा कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि हु इज बिफोर द कोर्ट। लॉ ने कभी नहीं ये देखना चाहिए कि मेरे सामने कौन खड़ा है, मेरे सामने क्या मैटर है, ये लॉ को देखना होता है, ये कोर्ट को देखना होता है। और इसमें हियरिंग के दौरान एक और चीज हुई, तुषार मेहता फिर से एक ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि हमारी रिप्लाई में हमने ये भी कहा है कि इस केस में बहुत सारे विटनेसेस का मर्डर हुआ है। उस समय सीनियर एडवोकेट कामत उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, सीनियर एडवोकेट दामा नायडू दोनों ने ऑब्जेक्शन किया कि ये केस डिफरेंट है, जो विटनेसेस के मर्डर वाला है उसका हम एक्सप्लेनेशन देंगे, उस केस में आसाराम बापू का रोल नहीं है। और ये अभी तक तय ही नहीं हुआ है कि उन विटनेसेस के मर्डर में आसाराम बापू का हाथ था या नहीं, तो पहले से नहीं कह सकते कि आसाराम बापू का उसमें रोल था। और उस समय सीनियर एडवोकेट कामत ने यह भी कहा कि अगर ऐसी बात है कि रिप्लाई में इन बातों को लिखा है तो हम भी रिजॉइंडर फाइल करना चाहते हैं, और ऑनरेबल कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें रिजॉइंडर फाइल करने की परमिशन भी दे दी। लेकिन इस बीच ऑनरेबल जस्टिस सुंदरेश ने एक और कमेंट किया, उन्होंने बोला कि मिस्टर तुषार मेहता, जो आप यहाँ पर बोल रहे हो कि विटनेसेस के मर्डर हुए, तो उससे क्या इफेक्ट होगा अगर वो जेल में है या बाहर है, बिकॉज वो तो कोई जेल में रहे तो भी बाहर कुछ भी हो सकता है, सो वो अंदर रहे या बाहर, इट विल नॉट मेक अ बिग डिफरेंस। नेवरदलेस उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर भी हम मेरिट्स पर नहीं जा रहे हैं, हम मेडिकल पर ही सुनेंगे और मेडिकल बेल पर ही आप नेक्स्ट डेट पे सुनवाई करना। तो नेक्स्ट डेट यानी 2 जनवरी उस दिन इसकी सुनवाई होगी फाइनल। एंड देन तुषार मेहता ने लास्ट में कहा कि यस, हम मेडिकल पे ही बात करेंगे फिर। सो लेट्स सी कि 2 जनवरी को हियरिंग में क्या होता है। एंड आई होप कि मेडिकल ग्राउंड्स पर तो उनको एसओएस बेल रिलीफ मिल ही जाना चाहिए, बिकॉज इस एज में एटलीस्ट कुछ भी कभी भी हो सकता है, इस मेडिकल स्थिति में कुछ भी हो सकता है। और जैसे कि ऑनरेबल जस्टिस सुंदरेश ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए और वो जेल में ही रह जाए, तो ये बहुत ही सीरियस बात है। और अगर आर्ग्यूमेंट के समय गुजरात सरकार की तरफ से तुषार मेहता फिर से पेश होते हैं और वो ये कंटेंशन रखते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन अराइज होगा, जो कि हमेशा से सरकार ने यही डिफेंस दिया है, यही विरोध का कारण बताया है, मुख्य कारण जो ये बताया है, तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए तो अब आसाराम बापू की साइड से ये आंसर हो चुका है कि अभी कुछ समय पहले वो महाराष्ट्र के एक हॉस्पिटल में गए थे ट्रीटमेंट के लिए, उस समय कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं हुई थी। उसके बाद से फिर से वो ट्रीटमेंट के लिए जोधपुर में ही एक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तब भी कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं हुई। वो हॉस्पिटल से जेल जाते हैं, जेल से एम्स जाते हैं, कई बार अप एंड डाउन होता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं हो रही है। और जो वो महाराष्ट्र के हॉस्पिटल में गए थे, यानी राजस्थान से महाराष्ट्र गए थे, तो भी कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं हुई थी। यानी कि एक एग्जाम्पल सामने आ गया है सरकार के कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो वो बोलते हैं कि आसाराम बापू के फॉलोअर्स, उनके जो शिष्य हैं वो कर सकते हैं, तो वो नहीं हुआ है। ये एग्जाम्पल सामने आ चुका है, तो ये जवाब अब आसाराम बापू की साइड से हो चुका है। और उनकी साइड से अगर नेक्स्ट हियरिंग पर भी सीनियर एडवोकेट कामत और सीनियर एडवोकेट दामा नायडू, यही 2 वकील अगर नेक्स्ट डेट पर भी रहते हैं, तो मुझे लगता है कि आसाराम बापू को मेडिकल बेल पर रिलीफ जरूर मिल जाए। लेकिन ये आश्चर्य बना रहेगा कि ऐसे छोटे से केस के लिए गुजरात सरकार ने तुषार मेहता जैसे इतने बड़े वकील को क्यों खड़ा करना पड़ा, और जो कि देश के सॉलिसिटर जनरल हैं, जिनके पास समय की इतनी कमी रहती है, जिनको कि बड़े बड़े लीगल इंटरप्रिटेशन मैटर्स में खड़ा होना होता है, उनको इस केस में बुलाना पड़ा। ऐसी क्या लॉयर्स की कमी हो गई थी गुजरात सरकार के पास कि गुजरात सरकार को और कोई वकील नहीं मिला यहां पर विरोध करने के लिए, जो कि एक मेडिकल ग्राउंड पर बेल है। मेडिकल ग्राउंड पर एक बेल के लिए और कोई वकील नहीं मिला, तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल को खड़ा करना पड़ा। ये एक प्रश्न बना रहेगा।